पवन एक दूध वाला था, जिसकी एक गाय थी गौरी, जिसका बछड़ा था छोटू। पवन को गौरी और छोटू से बहुत लगाव था। वो छोटू के साथ खेलता रहता, गौरी और छोटू को अपने हाथों से रोटियां खिलाता। छोटू के दूध पीने के बाद जो दूध बच जाता वो पवन दोहकर बेचा करता था। छोटू बड़ा ही नटखट था। वो अक्सर पवन के आने से पहले छुप जाया करता था। अब ये छोटू कहाँ गया? यहाँ भी नहीं है, शायद घास में छिपा है। अरे छोटू, तू इतना नटखट क्यों है? जब देखो छुप जाता है। एक दिन पवन ने छोटू की इस शरारत का तोड़ ढूंढ ही लिया। देख छोटू, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। अब से तू कहीं भी जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा इन घुंघरुओं की आवाज से, समझा? अब छुप के दिखा। अब छोटू पवन से छुप नहीं पाता था। वो जहाँ भी छुपता उसके घुंघरू की आवाज से पवन उसे ढूंढ लिया करता था। एक रात की बात है, पवन अपने घर में सो रहा था और छोटू अपनी माँ के पास सो रहा था। तभी एक लुटेरों की टोली ने छोटू को एक गोनी में भर लिया और रात के अंधेरे में वहां से लंपट हो गए। अगले दिन गौरी जोर जोर से चिल्ला रही थी। पवन को लगा शायद छोटू कहीं छुपा है। वो उसे ढूंढ ढूंढ कर थक गया। आपने मेरे छोटू को देखा क्या? नहीं भैया। पवन ने सारे गांव में ढूंढा पर उसके छोटू की कोई खबर ना मिली। उसने सोचा शायद पुलिस उसे उसका छोटू ढूंढ कर देगी। मेरा छोटू लापता है। कल रात मेरे घर के बाहर ही था। कितने साल का होगा वो? 10 महीने का होगा। 10 महीने के बच्चे को कोई घर के बाहर रखता है क्या? साहिब, छोटू मेरा बछड़ा है। तो तू यहाँ बछड़े की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आया है ना? हाँ साहब। तुझे क्या लगता है कि पुलिस वाले खाली बैठे हुए हैं? यहाँ हमारे पास कोई काम नहीं है क्या जो तेरे बछड़े को ढूंढते बैठे? जा यहाँ से। अब तक तो तेरा बछड़ा किसी कसाई के हाथों कट चुका होगा। कांस्टेबल की बात सुनकर पवन के आंखों से आंसू निकल गए। नहीं साहिब, मेरा छोटू जिंदा है और मैं खुद ही उसे ढूंढ लूंगा। मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस स्टेशन से निकलकर पवन सीधा मंडी पहुंचा। वहां वो अपने छोटू के बारे में पूछताछ करने लगा। भाई, आपने किसी छोटे बछड़े को देखा क्या यहाँ? उसके गले में घुंघरू की माला है, बड़ी बड़ी आंखें हैं उसकी। मैंने तो यहाँ कोई बछड़ा नहीं देखा, पर इस इलाके के सारे बछड़े अब्दुल कसाई खरीदता है। शायद तेरा बछड़ा भी उसी के पास हो। ये अब्दुल कसाई कहाँ रहता है? यहाँ से थोड़ी दूर पे एक नदी का नहर है, उसी के पास उसका तबेला है। पवन ने व्यापारी का शुक्रिया किया और अब्दुल के तबेले की ओर निकल पड़ा। अब्दुल बहुत ही पहलवान और निर्दयी कसाई था। जब पवन अब्दुल के तबेले में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके आसपास बहुत सारे बछड़े थे। वो उनमें अपना छोटू ढूंढने लगा। छोटू? नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। क्या छोटू छोटू लगा रखा है? अब्दुल भाई, छोटू मेरा बछड़ा है, मेरे बच्चे की तरह है। कल रात उसे किसी ने मेरे घर से चुरा लिया। तो मैं क्या करूं? भाई, अगर आपके पास मेरा छोटू हो तो मुझे लौटा दो। चाहो तो मुझसे पैसे ले लो। लौटा दो? आया बड़ा। मेरे धंधे में एक बार जो बछड़ा यहाँ आ जाए तो बस उसका मटन ही बाहर जाता है। हाँ, अगर तुझे उसका मटन चाहिए तो दे देता हूँ। ऐसा मत बोलो भाई, वो मेरी जान है। अगर और कुछ देर यहाँ रहा ना तो सच में तेरी जान ले लूंगा। पवन निराश होकर वहां से निकल गया। वो नदी किनारे बैठकर रोता रहा। क्या सच में इसने मेरे छोटू को मार दिया होगा? वहां कितने सारे बछड़े थे, लेकिन मेरा छोटू कहीं नहीं दिखा। वो सारे बछड़े भी तो किसी न किसी के छोटू होंगे ना। वो निर्दयी
उन सबको मार देगा। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। पवन ने सोच लिया था कि वो सारे बछड़ों की जान बचाएगा, इसलिए वो अब्दुल पर नजर रखने लग गया। जब अब्दुल सो गया तो पवन चुपके से उसके तबेले में घुस गया और उसे खटिया से बांध दिया। फिर पवन ने बछड़ों के पिंजरे खोले। सारे बछड़े खुशी से दौड़ने लगे। बछड़ों की आवाज सुनकर अब्दुल की आंख खुल गई। उसने देखा कि वो रस्सी से बंधा हुआ था। अरे हरामखोर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कमीने, मेरे सारे बछड़े आजाद कर दिए तूने। अब्दुल रस्सी खोलने की कश्मकश में लगा था और वहाँ पवन एक एक करके सारे पिंजरे खोल रहा था। पवन बछड़ों को भागता देख खुश था। सारे बछड़े भाग चुके थे, पर तभी पवन को पीछे से घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। वो पीछे घूमा तो उसके आंसू रुक ना सके। छोटू! छोटू पवन पर कूद पड़ा। पवन अपने छोटू को चूमने लगा। मेरा छोटू, मेरा बेटा। पवन अपने बिछड़े हुए बछड़े को गले से लगाए बैठा था कि अब्दुल ने अपनी रस्सी खोल ली और गुस्से में उस पर हमला कर दिया। हरामखोर, मेरे सारे बछड़े भगा दिए। तेरी तो आज खैर नहीं। बलशाली अब्दुल पवन को पीट रहा था और यहाँ भागे हुए बछड़ों का झुंड रास्ते पे जम चुका था और पुलिस वालों ने बछड़ों को भागता देख लिया। इतने सारे बछड़े, कुछ तो गड़बड़ है। लगता है वो संकी लापता बछड़े वाला यहीं कहीं है। अब्दुल पवन पे चाकू से हमला करने ही जा रहा था कि रुक जाओ। कांस्टेबल के हाथ में बंदूक थी, जो देखकर अब्दुल ने चाकू नीचे फेंक दिया और फिर दूसरे कांस्टेबल ने अब्दुल को हथकड़ी पहना दी। पवन वहीं जमीन पर पड़ा था और उसका छोटू उसके लिए रो रहा था। पवन और छोटू का प्यार अटूट था। शायद इसलिए पवन को उसका छोटू मिल ही गया, वरना आजकल की दुनिया और दौर में छोटू किसी मांसाहारी की बिरयानी में ही मिलता। लता आज बहुत खुश थी क्योंकि विदेश से उसके बेटे विकी का फोन आया था। बेटा, तू सच में अगले हफ्ते घर आ रहा है? ये तो बहुत अच्छी खबर है। आराम से आ और अपना ख्याल रख। लता का बेटा विकी विदेश में पढ़ाई करने गया था और अब 3 साल के बाद वो वापस घर लौट रहा था। ये खबर सुनकर लता फूले ना समाई। वो घर भर चिल्लाने लगी, अजी सुनते हो? जल्दी यहाँ आओ। क्या बात है भाग्यवान, क्यों इतना चीख रही हो? विकी अगले हफ्ते घर आ रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। और पता है, मैंने उसके लिए एक लड़की भी ढूंढ ली है। इस बार जब वो आएगा तो उसकी शादी करवा ही देंगे। यहाँ लता विकी की शादी अपनी पसंद की लड़की से करवाने की सोच रही थी और वहाँ विकी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में माँ से बात करने वाला था। एना, my mother would be so happy seeing you. खबर मिलते ही लता ने तैयारियां शुरू कर दी। उसने घर पेंट करवाया, फर्नीचर बदलवाया और विकी का कमरा भी साफ करवा दिया। अब सब अच्छा लग रहा है। कल जब विकी आएगा तो खुश हो जाएगा। अगले दिन बेल बजते ही लता पूजा की थाली लेकर दरवाजे पे पहुंची। अपने बेटे को देख बहुत खुश हुई, पर विकी बार बार पीछे देख रहा था। Hey Anna, come here. लता ने आना को देखा और वो थोड़ी चौंक गई। ये तेरी दोस्त है क्या? नहीं माँ, ये आपकी होने वाली बहू है एना। ये सुनकर लता को झटका लगा। साथ ही उसके बुने हुए सारे सपने टूट गए। लेकिन उस वक्त लता ने कोई बखेड़ा नहीं बनाया। विकी और एना घर आए और पापा के पैर छुए। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। बेटा, तुम लोग बहुत थक गए होंगे, जाकर फ्रेश हो जाओ।
जी पापा। विकी एना को अपने कमरे में ले गया। यहाँ लता उदास हो गई। मुकेश उसे समझाने लगा। अरे क्या फर्क पड़ता है, बहू हमारे पसंद की हो या विक्की के पसंद की, उसको जिंदगी बितानी है। अच्छा है कि वो अपनी पसंद की लड़की के साथ बिताए। पर एक फिरंग मेरी सारी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी, बोलेगी कि अपने बेटे को अपने काबू में न रख पाई। अब जो है तो है, बाकी तुम समझदार हो, जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। लता इस बात से उदास थी। उसकी सारी एक्साइटमेंट जा चुकी थी, पर उसने विक्की से कुछ नहीं बोला। दोपहर बाद एना लता की मदद करने किचन में गई। डू यू नीड एनी हेल्प? कुछ मदद करूं मैं? नहीं, मैं सब कर दूंगी। वैसे भी तुम्हें खाना बनाना वगैरह कहाँ आता होगा। मैं सीख सकती हूँ। अच्छा है, अब तुम्हें खाना भी सिखाना होगा। कोई नहीं, 1-2 दिन आराम कर लो, फिर मुझे ही तुझे सब सिखाना है। जाओ, विकी तुम्हारी वेट कर रहा होगा। ओके। इस रात जब सब सो गए तो एना जगी थी। मे बी विकीज मदर डजंट लाइक मी। यही सोचते सोचते जब एना ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे एक चोरों की टोली दिखाई दी जो घर से कुछ लूट कर ले जा रही थी। वेट! एना खिड़की से कूद गई। उसने चोरों को रोका और उनकी अच्छे से पिटाई करने लगी। चोरों की चीखें सुनकर आसपास के पड़ोसी जग गए। जब सब बाहर आए तो अरे वाह बेटी, तूने तो इन चोरों को अच्छा सबक सिखा दिया। वैसे तू है कौन? ये मेरी होने वाली बहू है। लता को अपनी बहू की तारीफ सुनकर बहुत खुशी हुई और अब उसने अपने बेटे की पसंद की लड़की से कोई गिला शिकवा नहीं था, क्योंकि अब लता की सहेलियां लता की तारीफ ही कर रही थी।